डेट है आज 3 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। मोस्टली आज के टॉपिक बजट या सर्वे के हैं जो बजट या सर्वे में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज मेडन प्रोजेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना। हाइड्रोजन को मिक्स किया जाएगा नेचुरल गैस में। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। मिक्स कौन करेगा इसको? एक कंपनी है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल बोलते हैं इसको। महारत्ना कंपनी है कि महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनी क्या होती है, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप लेक्चर देख सकते हो, उसमें पढ़ा हुआ है, या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। जो ये गेल कंपनी है, इसने मध्य प्रदेश में इंदौर जो सिटी है वहाँ पे फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें नेचुरल गैस को हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाएगा। नेचुरल गैस होती है CH4, मीथेन जो होती है उसी को बोलते हैं नेचुरल गैस। जो ये प्रोजेक्ट है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में काम आएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसकी वजह से हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी प्रमोट होगी, कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर बनेगा हमारी कंट्री में, क्योंकि हाइड्रोजन को यूज करने से कार्बन का जो इमिशन होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है। लेकिन अभी देखो इसमें ग्रे हाइड्रोजन यूज हो रहा है, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली बाद में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा। देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है और एक ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ये अच्छे से आपको पढ़ना है। तो लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में भी पढ़ा हुआ है और इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में भी पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो उसमें अच्छे से हमने ये पढ़ा है। ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मतलब है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब जब हाइड्रोजन हम बनाते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए। जो बिजली चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हम उस सोर्स से लेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा हो। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब या तो सोलर एनर्जी हो, सूरज से बनने वाली बिजली हो, या हवा से बनने वाली बिजली हो, विंड एनर्जी। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी लेंगे। तो ना तो देखो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में कोई ऐसा इमिशन हो रहा है कार्बन का, और ना ही इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइसिस उसमें। तो जब ये प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन, यानी कि उस हाइड्रोजन को बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि उसको प्रोड्यूस करने में, बनाने में कुछ भी कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है। और जो इसका बायो प्रोडक्ट बचेगा, जो इसका अवशेष बचेगा, वो भी क्या होगा? ग्रीन होगा। सिर्फ इसमें वाटर और हाइड्रोजन ही बनेगा, इसमें कोई भी कार्बन का इमिशन नहीं होता, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो डिटेल में जानना तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। तो इसके थ्रू नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को इंजेक्ट किया जा सकता है और कार्बन इमिशन को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से ग्रीनर और क्लीनर इन्वायरमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, जो इंडिया का विजन है। इसकी वजह से जो इंडिया का इंटरनेशनल, जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में यूएनएफसीसीसी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसकी मीटिंग होती है हर साल। जो इस बार हुआ था, इसकी कन्वेंशन हुई थी, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, एक तरह से मीटिंग बोलते हैं। जो 26 मीटिंग हुई थी इसकी, इस मीटिंग से पहले COP21 हुई थी 2015 में, ये पेरिस में हुई थी। वहाँ पे कुछ अडॉप्ट किए थे कुछ रूल्स रेगुलेशन एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट डील या पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुई थी। तो इसमें ये था कि सारी कंट्री मिलके जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको रोकेंगी, घटाएंगी, रिड्यूस करेंगी, और सब अपनी मर्जी से टारगेट रखेंगी कितना घटाएंगी। और जो अपनी मर्जी से कंट्री ने टारगेट रखे उन्हीं को बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC। इंडिया ने भी रखे थे, तो इंडिया के इस जो मिशन है, टारगेट है, इसको भी अचीव करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं P-DIVINE। ये अभी बजट जो पास हुआ, बजट में अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूनियन बजट अभी पेश हुआ है 1 फरवरी को 2022 से 2023 का, यानी कि 2022-23 का क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और कब खत्म होता है? 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, अगले साल। यानी कि हर साल ऐसे होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक। तो ये 2022-23 का जो है
प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट पीएम डिवाइन स्कीम लॉन्च की है इस बजट में। तो क्या है ये, देखो ये स्कीम है जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है हमारे इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाले एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इसको इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं इस स्कीम के लिए। इसका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव टारगेट, लक्ष्य क्या है इसका, इसका लक्ष्य ये है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, रोड, रेलवे, पोर्ट, कुछ भी डेवलप किया जाएगा। ये पीएम गति शक्ति है ना जो, उसी का एक तरह से उसी का सिपरेट है, उसी का पार्ट है, ये लगा लो। पीएम गति शक्ति क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है एक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी होंगे इसमें। सोशल डेवलपमेंट में जैसे एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस बना दिए, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल वगैरह बना दिए, ये सब किस में आते हैं, सोशल डेवलपमेंट में। तो नॉर्थ ईस्ट में ये डेवलप किए जाएंगे। इनके थ्रू ही जो वहाँ पे यूथ के एक्टिविटीज़, यानी कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वुमेंस के लिए रोजगार नहीं है, उनकी लाइवलीहुड में जीवन यापन के लिए जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जाएगा और उन्हें एक तरह से मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाएगा। जो पीएम गति शक्ति है ये देखो 100 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप किया जाएगा हमारी कंट्री में। पीएम गति शक्ति एक योजना है, प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी हर एक स्टेट में ताकि स्पीडी डेवलपमेंट हो। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनका इम्प्लीमेंट भी स्पीडी हो और स्पीडी डेवलपमेंट ही हो। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसमें 20,000 करोड़ रुपीज़ फाइनेंस किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट को स्पीड करने के लिए, आग जल्दी से पूरा करने के लिए। जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस किया जाएगा इसके जरिए, पीएम गति शक्ति के जरिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब है हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्ट करने में जो लागत आती है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, उसे स्टोर करते हैं, पैकेज करते हैं, हैंडलिंग करते हैं उसकी, इसे बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो भी इसमें खर्चा आता है। इसमें देखो 7 इंजन हैं इसके, पीएम गति शक्ति के 7 इंजन। ये 7 इंजन क्या है, ये 7 भाई साहब, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ये इंजन है, इनको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है एक तरह से। जैसे रोड बनाएंगे इसमें, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको 7 इंजन बोल रहे हैं पीएम गति शक्ति की। इनको डेवलप किया जाएगा। और इसमें देखो मेन बात क्या है पीएम गति शक्ति में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, मेन काम है इसमें कोऑर्डिनेशन, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय में सहयोग। जैसे आपने देखा होगा भाई साहब, शहर एरियाज में रोड की खुदाई कर दी, PWD वाले है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो रोड वगैरह बनाते हैं शहर वगैरह में, तो इसने रोड बना दिया इस डिपार्टमेंट ने। अब कुछ दिन बाद ही, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 10 दिन बाद ही पानी वाले आ गए, वाटर डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने खुदाई कर दी, फिर रोड तोड़ दिया। रोड तोड़ दिया, मान लो ये रोड है, बीच में से रोड तोड़ दिया, उखाड़ दिया, खोद के यहाँ पे पाइप, पानी का पाइप डाल दिया और ये ढक दिया। अब मान लो ये जब तक अगला टाइम नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही रोड पड़ा रहेगा। बस इसे यहाँ पे एक तरह से ये लगा लो, जैसे कपड़ा फट जाता है ना, बीच में लगा देते हैं एक थोड़ा सा पार्ट उसका, तो इसी तरह से ये बस ऐसे टूटा पड़ा रहेगा, बस उसे एक तरह से रिपेयर कर देंगे बस। अब कुछ दिन बाद देखा कि अभी वाटर डिपार्टमेंट वाले गए हैं, फिर सीवेज वाले आ गए, उन्होंने सीवर पाइप डाल दिए, समझ रहे हो। इसी तरह से रोड टूटता बनता रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन होता है इस मंत्रालय में, PWD वाले में और आपका वाटर डिपार्टमेंट वालों में और ये सीवेज वाले में, तो क्या होता, आपस में बात करते हैं ना कि भाई साहब हम रोड बनाने वाले हैं, अपना सीवेज का पाइप जो डालना है पहले डाल लीजिए, वाटर का पाइप डालना पहले डाल लो, फिर हम रोड बना देंगे उसके बाद, समझ रहे हो। तो ये जो बीच में मिसमैच है ना मिनिस्ट्रीज का, इस मिसमैच को टैकल करने के लिए ये मेन मकसद इसका यही है पीएम गति शक्ति का। और इसके जरिए इसी की स्प्रिट के लिए पीएम डिवाइन लॉन्च किया नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए। इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक इंटेंगलमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी भी क्या है, जो फॉर्मलिटीज ज़्यादा निभाती है, रेड टेपिज्म जो है, रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म का मतलब है, आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी ऐसे करते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो, ये जो सारे फॉर्मलिटीज जो हैं इनको भी रिड्यूस किया जाएगा। 2024-25 तक के लिए ये स्कीम है, कंप्लीट हो जाएगी। अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है हमारे इंडिया में, वो इंडिया की GDP का 13% कॉस्ट है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम देखें, ये डेवलपिंग कंट्रीज ही है हमारा इंडिया। अगर डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो उनमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है वो 8% ऑफ GDP आते हैं उन डेवलप्ड कंट्रीज की। तो इसको रिड्यूस करना है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 13% आती है,
इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये कॉस्ट रिड्यूस होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस आएगी और फार्मर के लिए भी प्राइस में बेटर रियलाइजेशन होगा। कैसे, देखो भाई साहब, अगर मान लो अच्छे से रोड रहेंगे, रूरल रोड बनेंगे, वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी होगी उनके लिए, फार्मर के लिए, पावर के लिए मान लो खंबे गड़ेंगे, बिजली जाएगी, ये भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर में है, आता है। तो किसानों को जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट लागत आती है कृषि करने में, वो क्या है, कम आएगी। इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो एक तरह से बेटर रियलाइजेशन ऑफ प्राइस होगा फार्मर्स के लिए। दूसरा ये है, जब कम लागत आएगी प्रोड्यूस करने में तो किसानों का जो कम लागत आएगी तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो हो सकता है उनके कम दाम में थोड़ा बेचें, कम दाम में जाएगा तो जो गुड्स का प्राइस है वो थोड़ा चीपर होगा, कम होगा, सस्ता होगा, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, ग्राहक को भी फ़ायदा होगा। तो इतने सारे फ़ायदा होंगे इससे। नेक्स्ट है UNCITRAL, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। GS पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी पेश किया है 31 जनवरी को 2022 में, इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022। देखो बजट जो पेश हुआ है उसको तो बोलते हैं 2022 से लेकर 2023 तक, क्योंकि अगले साल जितना खर्चा होगा वो गवर्नमेंट बताती है इसमें किस किस पे खर्चा करेगी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या है, लास्ट ईयर की सर्वे होती है, पिछले साल में क्या क्या हुआ, क्या अचीव हुआ इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, कितनी ग्रोथ रही, क्या नहीं रहा, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में होता है। इसने हाईलाइट किया है अभी इकोनॉमिक सर्वे ने कि जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है ना, उसका फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन। जैसे मान लो किसी ने बैंक से पैसे ले लिए और वो भर नहीं पा रहा, वापस नहीं चुका पा रहा है, तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया, भाई साहब ये पैसे नहीं दे रहा बैंक के। तो ये जो इंसॉल्वेंसी है, जो बाहर हमारी कंट्री से भी बाहर जो है फॉरेन लैंड पे, तो वो इंसॉल्वेंसी को भी हमारी कंट्री से रिलेटेड है जो, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए रूल स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है। ये इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया। क्या जरूरत है करने की, जरूरत यह है जो इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी है इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, ये जो कुछ नियम है यूनाइटेड नेशन के लॉ हैं, ये इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है। तो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फॉरेन असेट्स पे, जो विदेशी संपत्ति पे जो ऐसे इंसॉल्वेंसी के केस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ये नियम अपनाने की जरूरत है। इंडिया के डोमेस्टिक लॉज को, जो घरेलू कानून है इंडिया के, उनको ये लॉ, यूनाइटेड नेशन के जो ये इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हैं, इनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। नीड क्या है, नीड इसलिए अभी ज़रूरत इसलिए क्योंकि जो IBC है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी जो कोड है, IBC 2016 में बनाया था ये कानून, IBC इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बोल सकते हो आप इसको। ये क्या है, ऑटोमेटिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अलाउ नहीं करता अदर कंट्रीज में। अगर मान लो अदर कंट्रीज में कोई इंसॉल्वेंसी का केस है तो वो उसको अलाउ नहीं करता। इसलिए जो क्रेडिटर हैं, डेटर हैं, मतलब जो पैसा दे रहा है, क्रेडिटर जो पैसा ले रहा है या डेटर जो पैसा दे रहा है, कर्ज जो कर्जदार है, ये सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे क्रेडिटर, डेटर, स्टेक होल्डर हैं, ये क्या है, इनकी अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी इसलिए रहती है कि इंसॉल्वेंसी का केस मान लो हो गया तो पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। तो इसी को, जो इंसॉल्वेंसी के केस को रिजॉल्व करने के लिए मेनली ये अभी हाईलाइट हुआ है, यूनाइटेड नेशन लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है जो। तो ये है क्या, ये एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मतलब एक तरह से इसमें नियम कानून लिखे हुए हैं कि अगर मान लो इंसॉल्वेंसी का केस डोमेस्टिक एरिया से बाहर है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो लॉ है 49 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर चुके हैं ये लॉ, मतलब 49 कंट्रीज अडॉप्ट कर चुके हैं इन लॉज को। जैसे सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, US, साउथ अफ्रीका, ये भी इसको अपना चुके हैं, इन लॉज को अपने डोमेस्टिक लॉ से मर्ज कर दिए हैं। यूनाइटेड नेशन वाले जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हैं, ये फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, विदेश में जो मान लो विदेश दूसरी कंट्री के मान लो अधिकारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको डोमेस्टिक कोर्ट में डायरेक्ट एक्सेस देते हैं। यानी कि जैसे मान लो हमने ये लॉ अपना लिए तो बाहर के जो विदेशी क्रेडिटर हैं या प्रोफेशनल्स हैं, मान लो बाहर से किसी ने लोन लिया, दूसरी कंट्री से मान लो किसी कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया और वो कंपनी नहीं चुका पा रही हमारे इंडिया की, तो बाहर के प्रोफेशनल आके हमारे कोर्ट में, डोमेस्टिक कोर्ट जो हमारी अदालतें हैं उनमें केस चला सकते हैं इनका इंसॉल्वेंसी का। तो इन प्रोसीडिंग है जो इनको कमेंस कर सकते हैं, कमेंस मतलब स्टार्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक लॉ जब मर्ज कर दिए जाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ से। तो फॉरेन प्रोसीडिंग्स को भी रिकॉग्नाइज करेंगे ये, और कोर्ट डिटरमाइन कर सकेगा उसी के अकॉर्डिंग कि रिलीफ कितना देना है, क्या देना है, इंसॉल्वेंसी के केस को कैसे सुलझाना है। ये नोट करके रखना है। जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, ये
जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, देखो यूनाइटेड नेशन है ना जो 1945 में ये संस्था बनी थी, इसी के 6 ऑर्गन है, 6 अंग हिंदी में बोलते हैं, उसी में से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इसी की सब्सिडायरी बॉडी है ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। सब्सिडायरी बॉडी का मतलब ये समझ लो, एक कंपनी है, उसकी छोटी कंपनी जो होती है उसी की ब्रांच। ऐसी मान लो एक स्कूल है, इसी ने अपनी एक दूसरी ब्रांच खोल दी, छोटी से छोटा स्कूल खोल दिया, तो इसी तरह से सब्सिडायरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जो ये है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, शॉर्टकट में यूएन सिट्रल बोलेंगे इसे। ये कब बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 में बनाया था यूएन सिट्रल को, तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी एक सर्वे हुई है, इकोनॉमिक सर्वे आप सबको पता है, उसके अकॉर्डिंग, जो इकोनॉमिक सर्वे हुई है हमारी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया 3rd आया है पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट एरिया गेन में। यानी कि पिछले 10 सालों में लगभग जो फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, जंगल इंक्रीज हुए हैं, पेड़ पौधे इंक्रीज हुए हैं किसी देश में, उनमें ये 3rd रैंक पे आया है। देखो इंडिया में इंक्रीज कितना हुआ है, 2010 से 2020 में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जंगल ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं 2010 से 2020 के बीच में। फॉरेस्ट जो इंडिया में है, फॉरेस्ट कवर वो 24% एरिया पे, जितना भी देखो इंडिया का एरिया है, क्षेत्र है, उस पर 24% एरिया पे तो सिर्फ पेड़ पौधे जंगल हैं, फॉरेस्ट एरिया है। और ये पूरे वर्ल्ड का 2% है केवल, जितना भी पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट है 2% फॉरेस्ट कहाँ पे, इंडिया में है 2020 का डेटा के अकॉर्डिंग। टॉप 10 जो कंट्री हैं उनमें वो पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरिया का 66% कंट्रीब्यूट करती हैं। इनमें से सबसे टॉप पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जितना एरिया है उसके एरिया में 59% एरिया पे तो क्या है, जंगल उगे हुए हैं, और पेरू में 57% में। पेरू ब्राज़ील कहाँ पे, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो ब्राज़ील और ये पेरू, और इधर देखो ये डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पे 56%, रसिया में 50%, मतलब हाफ या उससे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया में इनके क्या है, फॉरेस्ट कवर है। आप कह रहे हो टॉप 10 कंट्रीज में जब ये सारी कंट्रियाँ और इंडिया 3rd पे आया, तो ये कैसे, देखो भाई साहब गेन में आया है कि पिछले 10 सालों में जो एरिया बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में, उस पर 3rd नंबर में इंडिया आया है। ओवरऑल देखें तो यहाँ टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया में 24% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है, और इनसे ज़्यादा तो और बहुत सारी कंट्रीज हैं इंडिया से ज़्यादा। और अगर इंडिया में भी स्टेट में देखें कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की 11% भूमि पे फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर। टोटल फॉरेस्ट कवर में देखो ट्री कवर भी आ जाता है और फॉरेस्ट एरिया भी आ जाता है। यह हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है जब स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी 2021 की, कि ट्री कवर में क्या, ट्री कवर है जो, उसमें क्या फ़र्क है, और फॉरेस्ट कवर में, टोटल फॉरेस्ट कवर में क्या फ़र्क है। टोटल फॉरेस्ट कवर में देखो फॉरेस्ट एरिया प्लस ट्री एरिया दोनों आ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये टॉप 5 है जिनमें एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में। और अगर परसेंटेज वाइज देखें कि जितनी किसी स्टेट की भूमि है और उसमें कितने परसेंट अगर देखें सबसे ज़्यादा कौन सा है परसेंटेज में, तो मिजोरम आता है। यानी कि मिजोरम का जितना भी एरिया है ना, लैंड एरिया, जितनी भी टेरिटरी है, उसके 85% एरिया पे तो फॉरेस्ट कवर है, यानी कि उस पर पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सेकंड में आता है। देखो ये परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है। फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये टॉप 5 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो अभी 30th फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया गया, मतलब जब ये बना था, अब इसे 2022 में 30 साल पूरे हो गए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को। ये रिसेंटली इसका डे ऑब्जर्व किया जब ये बना था, 30 साल पूरे हो गए इसको। अभी ये जरूरत देखी गई कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो एक टूथलेस टाइगर है, यानी कि इसके पास पावर नहीं है ज़्यादा, एडवाइजरी पावर है, सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। तो इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, ये देखा गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसको 1990 में एक एक्ट पास किया गया, उसके बाद 1992 में बनाया गया इसको। एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, सांविधिक संस्था, क्योंकि जब भी कोई कानून से बनती है, पार्लियामेंट कानून बना के कोई भी बॉडी बनाता है, संस्था बनाता है, तो वह स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है, सांविधिक संस्था हिंदी में बोलते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बनाया 1990 में, उसके बाद 1992 में इसको बना दिया कमीशन को, और 30 साल पूरे हो गए 2022 में। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है, इसका हेड होता है,
एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, 5 अदर मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है उसको नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि नामांकित कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा चेयरपर्सन को। इसका मिशन क्या है, इसका मिशन ये है कि वुमन के लिए महिलाओं के राइट हैं, अधिकारों को बचाना है और उनके लिए इक्वलिटी, समानता, इक्वल पार्टिसिपेशन हो हर एक स्पेयर में, मतलब जितने भी जीवन के हिस्से हैं, क्षेत्र हैं, उनमें समान हिस्सेदारी हो महिलाओं की आदमियों की तरह। पॉलिसी फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करना, लेजिस्लेटिव मेजर्स में भी सपोर्ट करना गवर्नमेंट का मेन काम इसके ये हैं। इसके फंक्शन क्या क्या हैं नेशनल वुमेन कमीशन के? इसके फंक्शन है जो भी महिलाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफगार्ड दिए गए उनका रिव्यू करना, यानी कि संविधान में जो भी महिलाओं के लिए राइट अधिकार दिए गए या किसी कानून बना के महिलाओं को अधिकार दिए हैं उनको रिव्यू करना इसका काम है। फिर गवर्नमेंट को ये लेजिस्लेटिव मेजर्स में रिकमेंड करती है, सिर्फ सिफारिश करती है, एडवाइजरी बॉडी है, इसकी सलाह माने ना माने वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है कि इसके पास कोई भी बाइंडिंग पावर नहीं होती। नेक्स्ट है कि जो भी ग्रीवेंसीज है महिलाओं के दुख निवारण के लिए काम करती है। मान लो महिलाओं को कोई भी शिकायत है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जा सकती हैं, शिकायत कर सकती हैं और गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कोई भी पॉलिसी मैटर्स में जो वुमेन को अफेक्ट करती है, महिलाओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके लिए स्पेशल लेक्चर पड़ा हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम ब्रीफली शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए था, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश हैं जो हमारे इंडिया के, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, एन.वी. रमन जो अभी हैं, उन्होंने अभी एक वर्डिक्ट सुनाया। वर्डिक्ट क्या सुनाया? उन्होंने कहा कि जो हरियाणा के अथॉरिटीज़ हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के जो कर्मचारी अथॉरिटी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ क्या होगा, एक्शन होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवहेलना, डिसरेस्पेक्ट, उनके खिलाफ लगेगा इसका केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। क्यों? क्योंकि हरियाणा में क्या है, गुरुग्राम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फ्राइडे पे शुक्रवार को प्रेयर करते हैं कुछ लोग, वर्शिपर अपनी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हुलीगन्स हैं, हुलीगन्स वो उन्हें परेशान करते हैं। और एक हुलीगन्स का मतलब होता है सड़क छाप गुंडे। तो हुलीगन्स है जो उन्होंने हेट्रेड यानी कि नफरत और टेरर, आतंकवाद का ये एटमॉस्फेयर जनरेट किया है, वहाँ पे क्रिएट किया है एक तरह से। तो इस वजह से उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। क्यों चलेगा? जब इन्होंने किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्यों, और कोई केस क्यों नहीं? क्योंकि देखो हरियाणा जो अथॉरिटी है, उन्होंने गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, क्योंकि कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि हरियाणा अथॉरिटीज़ वहाँ पे पीस का माहौल बनाए रखें और जो ये हुलीगन्स हैं इनके खिलाफ एक्शन ले, इन्हें जेल में डालें। अगर ये कोई ऐसा टेरर या कम्युनल हेट्रेड, सांप्रदायिक नफरत का कोई ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं तो इनके खिलाफ केस लिया जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। लेकिन हरियाणा अथॉरिटीज़ ने ऐसा डिसीजन लिया नहीं, तो इसलिए इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाएगा। यही इशू है जो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। 2018 में कोर्ट के जजमेंट ने ये कहा था जो ऐसे हुलीगन्स हैं उनके खिलाफ जो कम्युनल वायलेंस, जो सांप्रदायिक हिंसा या नफरत फैलाते हैं, इनके अगेंस्ट केस दर्ज किया जाए हेट क्राइम्स का और इन्हें जेल में डाला जाए। लेकिन हरियाणा अथॉरिटीज़ ने ये बात नहीं सुनी कोर्ट की, तो इसलिए हरियाणा अथॉरिटीज़ पे कंटेम्प्ट कोर्ट का केस चलाया जाएगा। कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट मतलब अवहेलना, कोर्ट की अवहेलना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की अदालत की अवहेलना, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्ट। कंटेम्प्ट का मतलब डिसरेस्पेक्ट, असम्मान, बेइज्जती, कोर्ट की बेइज्जती। तो बेसिक आइडिया कंटेम्प्ट का यही है कि जब कोई कोर्ट के ऑर्डर का रेस्पेक्ट नहीं करता, सम्मान नहीं करता, तो उसको बोला जाता है कंटेम्प्ट। तो उसके स्पीच है, जो कोई भाषण भी बोला उसने कोर्ट के खिलाफ, उसको भी पनिश किया जा सकता है, उसको भी दंड दिया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो हमारे इंडिया में 2 तरह का होता है, एक सिविल तरीके का, एक क्रिमिनल तरीके का। सिविल में देखो भाई साहब, ये आता है मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और कोर्ट के ऑर्डर को कोई विलफुल डिसओबीडियंस कर रहा है, जानबूझ के इनकार कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा, कोई भी कोर्ट ने जजमेंट दिया है या उसके जजमेंट का ब्रीच कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उस केस में सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है उस पर। इसमें देखो थोड़ी बहुत राहत मिल भी जाती है, जिसने कंटेम्प्ट किया है, कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया, मान लो कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट में किसी आदमी को बुलाया, कोर्ट में नहीं गया, ये हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट लगा सकता है भाई साहब, कोर्ट के पास पावर है, फिर आपको सजा हो जाएगी। भले आप निर्दोष हो, मान लो किसी केस के लिए कोई केस चल रहा, निर्दोष हो, फिर भी आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा के आपको सजा दे देगा कोर्ट। दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये होता है कि इसमें क्या है, किसी ने कोर्ट के खिलाफ गलत बोला है, किसी ने स्पोकन वर्ड में या किसी एक्ट के द्वारा कोई साइन के जरिए कोर्ट की जो क्या है अथॉरिटी, उसकी जो डिग्निटी है उसको हर्ट किया है, कोर्ट की डिसरेस्पेक्ट किया है, एक तरह से बोल के, कैसे भी बोल के अनादर किया है, तो उस केस में क्रिमिनल
क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। ये बहुत घातक होता है भाई साहब, इसमें बहुत ज़्यादा सजा होती है। ऐसी रिलेवेंट प्रोविजन कहाँ कहाँ पे, धाराएं कहाँ कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकता है, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकता है, और जो एक एक्ट बना हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का, इसका सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या है, केस चला सकता है अगर कोई आदमी सबॉर्डिनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है, सिविल हो या क्रिमिनल। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड करता है, देखो आर्टिकल 19 में ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर ये रेस्ट्रिक्शन है, ये बाधा है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे, कोर्ट की अवहेलना करोगे, कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में दिया गया है कि आपके बोलने के अधिकार को, फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेस पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बांधा जा सकता है। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो बजट पास हुआ भाई साहब, उसमें ही फाइनेंस मिनिस्टर है जो हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि जो गिफ्ट सिटी है, ये गुजरात की जो गांधीनगर कैपिटल है ना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वहाँ पे एक गिफ्ट सिटी बनी हुई है, उस सिटी में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा, ये अनाउंस किया। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनेगा, वो सिंगापुर का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है जो, और लंदन का कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन सेंटर है, उसके तरह ही बनाया जाएगा हमारे इंडिया में भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये देखो आईएफएससी में बनाया जाएगा। आईएफएससी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये गिफ्ट सिटी में ही बना हुआ है, जो गुजरात में गिफ्ट सिटी बनी हुई है, शहर एक तरह से एरिया है भाई साहब। वहाँ पे क्या है, लॉ, डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग करे गए हैं, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, हमारे इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपनी आए वहाँ पे सेटअप हो। तो ये आईएफसी है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वहाँ पे ये क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के जुरिस्डिक्शन से ये बाहर होता है एक तरह से। यहाँ पे जो हमारे इंडिया में अलग जगह पे जो मान लो लॉ चलते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पे लागू नहीं होते। यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो लागू होते हैं ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। तो ये फाइनेंशियल हो, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो या सर्विस हो कोई भी, ये जो भी है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लागू किए जाते हैं। जो गिफ्ट सिटी है और यहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ये इंडिया में एक मेडन है, एक तरह से पहली बार यहाँ पे शुरू किया गया था गिफ्ट सिटी में ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इसकी रेगुलेशन जो होती है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक वो करती है। इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में ही है, गुजरात की गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। ये 2019 में एक एक्ट पास किया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019, इसी के थ्रू ये बनाया गया था। ये आईएफएससी ये सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है यहाँ पे, जो भी फाइनेंशियल सर्विस वगैरह जो होती हैं इस गिफ्ट सिटी में। जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये देखो इंडिविजुअल हो या कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट हो, कोई कंपनी या सरकार या इंडिविजुअल आदमी कोई भी हो, वो फंड रेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है ये आईएफएससी। वहाँ पे असेट मैनेजमेंट के लिए, ग्लोबल पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पेंशन फंड द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी हो या म्यूचुअल फंड, इनके लिए भी ये प्रोवाइड करता है प्रोविजन वगैरह। वेल्थ मैनेजमेंट का एक इसमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट हो या क्रॉस बॉर्डर टैक्स मैनेजमेंट हो, कि मान लो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कोई क्रॉस बॉर्डर टैक्स डिस्प्यूट वगैरह या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसके मैनेज करने के लिए ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है कि जो भी कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट है ऑपरेशन, उनको भी ये हैंडल करता है सारे। लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट हो, असेट लायबिलिटी मैचिंग हो, इन सबको, रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन हो, इंश्योरेंस रिलेटेड या री इंश्योरेंस से रिलेटेड, उन सबको ये देखता है। मर्जर हो किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में, कोई ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन हो, एक्विजिशन, यहाँ गिफ्ट सिटी में सारा कौन देखता है? आईएफएससी देखता है। क्या हम आईएफएससी को किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी सेटअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो SEZ होते हैं ना, ये भी ऐसे ही होते हैं एक तरह से। जो गिफ्ट सिटी है और IFC है, ये तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस वगैरह के रूल्स रेगुलेशन वगैरह के में ध्यान देता है। जो SEZ होता है, एक तरह से ये क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनी वगैरह सेटअप होती हैं। जो ये कंपनी सेटअप होती हैं, इनके लिए इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड IFC में होते हैं। और SEZ में क्या होता है, कंपनी सेटअप होती हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक लॉ लागू नहीं होते, हमारे घरेलू लॉ, डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो लॉ कानून है वो लागू नहीं होते। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो कंपनियों पे इंटरनेशनल लॉ लागू होते हैं। और यहाँ पे इसलिए कंपनियों को प्रमोट किया जाता है ताकि हमारे देश से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो।
यानी कि जब SEZ से हमारी कंट्री से जाएगा ये एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी SEZ की वजह से, और ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट आएगी कंपनी को। जब लगेगा यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है कंपनी का, मतलब रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के हैं वो थोड़े यहाँ पे लिबरल हैं और गवर्नमेंट कंट्रोल कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है उस एरिया में, तो उस एरिया को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो SEZ में भी SEZ है जो एक एक्ट बनाया गया था 2005, उसके द्वारा हमारे देश में ये SEZ बनाए गए हैं डिफरेंट एरियाज़ में। इनमें भी जो ये एरिया है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनमें भी IFSC क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जो सियाक है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो ये बनाया जाएगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हमारे इंडिया में IFSC में गिफ्ट सिटी में, वो इसकी लाइंस पे होगा, सिंगापुर की तरह का ही होगा जो सिंगापुर का ये आर्बिट्रेशन सेंटर है। तो ये क्या है जो सियाक है, ये भी देखो नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगापुर में है। सिंगापुर यूरोप में एक कंट्री है, आपको पता ही होगा, वहाँ पे। और इसके जो रूल्स हैं एक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करता है, और जो UN सिट्रल है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसके भी जो आर्बिट्रेशन रूल्स हैं उनको मान के ये डिसीजन देता है। ये आर्बिट्रेशन सेंटर होते क्या हैं, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर होते क्या हैं, क्या जरूरत है इनकी? देखो ये होते हैं, मान लो किसी कंपनी है, कोई बाहर की कंपनी आई, मान लो A कंपनी आई इंडिया में वो मान लो कोई अपना काम चला रही है, एक फैक्ट्री खोल ली उस कंपनी ने, अब वो प्रोड्यूस कर रही है, मान लो उसका गवर्नमेंट से कोई डिस्प्यूट हो गया या दूसरी कंपनी से डिस्प्यूट हो गया, अब वो कोर्ट में जाएंगे, इंडिया के कोर्ट में। अब इंडिया के कोर्ट में आपको पता है कई सालों तक कोर्ट पेंडिंग, मतलब कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, अब वो बहुत साल लग जाएंगे सुलझाने में। अब ये तो भाई साहब प्रोसेस, इस कंपनी का जो प्रोसेस है वो ठप हो जाएगा। अब इसी वजह से ये कंपनी क्या करती हैं, पहले ही जिस कंपनी से डील करती हैं, जिस गवर्नमेंट मतलब किसी कंट्री में आती है, गवर्नमेंट से डील कर लेती हैं, जब भी हमारा कोई डिस्प्यूट होगा हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में सुलझाएंगे। ये ऐसे सेंटर होते हैं, ये क्या है, इनके खुद के रूल्स होते हैं, ये जल्दी से निपटारा कर देते हैं, केस का जल्दी से निपटारा कर देते हैं। तो इसलिए ये पहले से रूल्स रेगुलेशन ऐसे रख लेते हैं अपने कि जब भी हमारा डिस्प्यूट होगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में जाएंगे, ताकि जल्दी से हमारा केस का निपटारा हो जाए। यानी कि ये जल्दी से केस का निपटारा कर देते हैं। एक तरह से ये समझ लो कि ये बिचौलिए होते हैं, कोर्ट से बाहर केस को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देते हैं, सुलझा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नल से जल योजना। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो बजट पास हुआ है उसमें 60,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए अलोकेट किए बजट में। GS पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 2022-23 अगले साल, मतलब जो ये शुरू हो रहा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक, ये हर घर नल से जल स्कीम के जरिए 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को पाइप्ड कनेक्शन दिया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर का, यानी कि उनके घरों तक पाइप से पानी पहुंचा जाएगा, पीने योग्य पानी, ड्रिंकिंग वाटर। नल से जल योजना 2019 में लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी नोडल एजेंसी है, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसका टारगेट ये है 2024 तक आते आते सबके घरों में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर हो, यानी कि पाइप से घरों में पानी हो पीने के लिए। ये जो जल जीवन मिशन है गवर्नमेंट का, उसी का ये कंपोनेंट है, नल से जल स्कीम, जल जीवन मिशन है जो। इसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है, एक पानी समिति बनाई जाती है विलेज एरिया में। पानी समिति मतलब वाटर कमेटी, विलेज एरिया से ही विलेजर इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और ये क्या है, कितना कंज्यूम करेगा कोई आदमी, उतने कंजप्शन के हिसाब से ही उस पर पे लगाएंगे, यानी कि फ़ी। जैसे मान लो किसी गांव में 100 घर हैं, 100 घर में मान लो कोई अमीर आदमी है, रिच आदमी है, कोई गरीब आदमी है, पुअर आदमी है, तो ये जो भी मान लो पानी जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना भी उन पानी यूज कर रहे हैं, मान लो कोई 100 लीटर यूज कर रहा है दिन में, कोई 1000 लीटर कर रहा है, उसी के हिसाब से क्या होगा, ये वाटर कमेटी जो पानी समिति है, पानी समिति क्या करेगी, इन पे चार्ज लगाएगी, फ़ी, छोटी मोटी फ़ी लेगी, जैसे महीने में 10 रुपये 20 रुपये ऐसे फ़ी लेगी। किस हिसाब से, जो ज़्यादा यूज़ करेगा ज़्यादा चार्ज करेंगे, जो कम यूज़ करेगा कम। और इसमें देखो जो पुअर आदमी है उससे देखो पुअर हाउस होल्ड है, पुअर घर है, उनसे कम पैसा लिया जाएगा, और रिच पर्सन है उनसे ज़्यादा लिया जाएगा, ये भी इसमें है। और कोई मान लो देने योग्य नहीं है, किसी पे बिल्कुल भी पैसा नहीं है, क्योंकि किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अर्नर नहीं है, कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, छूट दे दी जाएगी कि आपसे पैसा नहीं दिया जाएगा, फ्री में पानी दिया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। नीड क्या थी इसकी, ज़रूरत क्या थी इस स्कीम को लॉन्च करने की और इसमें पैसा देने की, ये आपको याद रखना है। ये रिपोर्ट देखो, हर साल यूपीएससी क्या है, एक वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, कोई भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, तो ये आपको रिपोर्ट जरूर याद रखनी है, आप इसको नोट करोगे जरूरी।
2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग 600 मिलियन इंडियंस एक्सट्रीम वाटर सिचुएशन फेस करेंगे अगले सालों में। इसमें 2 लाख पीपल हर साल सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी के कारण, उनके पास पीने का साफ पानी की कमी के कारण उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, इसकी वजह से हर साल 2 लाख लोग हमारे देश में मर जाते हैं। तो ये आपको रिपोर्ट लिखनी है नीति आयोग की एज इट इज। जब भी वाटर से क्वेश्चन आए तो आपको स्टार्टिंग इससे भी कर सकते हो या एंड भी कर सकते हो, कंक्लूजन कर सकते हो। ये आपको लिखोगे तो 1 नंबर फालतू ही मिलेगा। 2030 तक आते आते नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में जो वाटर की डिमांड है वो डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, जितना भी सप्लाई है उससे डबल हो जाएगी, और हमारी जीडीपी का लगभग 6% लॉस होगा इसकी वजह से। 84% जो रूरल होम्स हैं अभी भी उनके पास पाइप्ड वाटर नहीं है, मतलब पीने योग्य पानी पाइप के द्वारा उनके घरों तक जाता हो। 84% रूरल हाउस होल्ड यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में घर हैं उनके पास पीने का पानी नहीं है। उनमें से भी 70% से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो वाटर कंटेमिनेटेड हैं, जो यूज करते हैं वो वाटर दूषित है, प्रदूषित है, उसको यूज करते हैं पीने के लिए। जो जल जीवन मिशन है जिसके थ्रू ये हर घर नल से जल की स्कीम लॉन्च की है, इसी के अंदर जल जीवन मिशन। ये कब लॉन्च किया था? ये भी लॉन्च किया था भाई साहब। इसमें ये है कि हर एक घर में हर एक पर्सन को, हर रूरल हाउस होल्ड में, ग्रामीण क्षेत्र में हर एक घर में हर एक पर्सन को हर दिन 55 लीटर पानी दिया जाए उसे। 2024 तक ये कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, टैप कनेक्शन, यानी कि जो नल लगा रहता है ना, जो टंकी लगी रहती है पीने की, जो ठूंटी सी लगी रहती है, खोल के उससे पानी पीते हैं, इस तरह घर में पहुंचाया जाएगा और कम से कम एक आदमी के लिए एक दिन में 55 लीटर पानी दिया जाएगा। 2024 तक ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये 2019 में ही लॉन्च की थी। ये इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है कम्युनिटी लेवल पे, विलेज में कम्युनिटी बनाई जाती है जो वाटर को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उन्हें एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये जल जीवन जो मिशन है ये जन आंदोलन वाटर के लिए क्रिएट करता है एक तरह से, यानी कि जन आंदोलन मतलब लोगों की भागीदारी, रूरल लेवल पे लोगों की भागीदारी। मान लो वहाँ पे कोई तालाब है, उससे पानी साफ करके निकाला जा रहा है, तो गांव वाले उसका प्रोटेक्शन करें, उसमें गंदगी ना फैलाएं, उनकी भागीदारी की जाए। इसके लिए जो फंड दिया जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर देती है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है, लेकिन इसे दोनों इंप्लीमेंट कर रही हैं, दोनों ही खर्चा कर रही हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी नॉर्मल स्टेट के लिए। और जो हिमालयन स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके लिए 50-50% का शेयर होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में, जितना भी खर्चा आएगा। 100% यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो यही थे आज के टॉपिक।